हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है 8 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का पेपर है जो दिल्ली पुलिस एचसीएम एग्जाम का हुआ है मेरे भाई। 2026 का 8 जनवरी थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया है, हू बहू क्वेश्चन मैं आपके सामने एक डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करा रहा हूं मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इन्फ्लेशन से था, मुद्रास्फीति से आपका था। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है और फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। तो आपका मुद्रास्फीति से था। कोई भाई बोल रहे थे कि जीडीपी डिफ्लेटर से था, तो उसका फॉर्मूला पूछा था। तो आपका ये है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर था। तो इस दोनों में से जो आपका क्वेश्चन आया था देख लेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा था विद्युत जनित्र से। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत, किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है? तो ये आपका इसका राइट आंसर है विद्युत धारा चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक जैसे कुंडली को घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित होता है, और यदि परिपथ बंद हो जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई था ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 1671 में सराय घाट की लड़ाई, बैटल ऑफ सराय घाट में मुगल सेना को हराने वाले अहोम साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लचित बोरफुकन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लचित बोरफुकन। उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। सराय घाट का युद्ध हुआ था 1671 ईस्वी में। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर हुए इस ऐतिहासिक युद्ध में औरंगजेब की शक्तिशाली मुगल सेना को पराजित किया। तो ये औरंगजेब के समकालीन थे। देशभक्ति, देश मामा से बड़ा होता है, इनका कहना था। और 24 नवंबर को इनकी वीरता के लिए लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को प्रतिवर्ष लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जाता है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको याद रखेंगे मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा था कपास यानी कॉटन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉटन फार्मिंग से क्वेश्चन आपका था। तो पहला आपका कथन था कपास की खेती मुख्य रूप से सिंधु रावी यानी इंडस रावी के जलोढ़ मैदानी भागों में की जाती है। यह आपका कथन एक सही है। दूसरा, इसकी खेती के लिए बहुत उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। नहीं, कपास की खेती के लिए ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा वर्षा हो जाएगा तो कपास का मतलब रुई बनता है, कॉटन है, तो कॉटन क्या हो जाएगा, फसल को नुकसान पहुंचा देगा, रुई खराब हो जाएगा। तो ये आपका गलत है। फिर तीसरा, इसके लिए कम से कम 50 से 100 सेंटीमीटर और उच्च तापमान की 50 से 100 सेंटीमीटर का वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये पहला और आपका तीसरा सही है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सैन्य रणनीति के लिए किस युद्ध नीति का प्रयोग किया, खासकर अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ? तो ये गोरिल्ला का युद्ध लड़ाई लड़े थे, गोरिल्ला युद्ध। शिवाजी महाराज ने गमनी कावा नामक गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया। इसमें तेज अचानक हमले यानी सरप्राइज अटैक्स और दुश्मन के इलाके में छिपकर वार करना, हिट एंड रन टैक्टिस शामिल था, जिसमें से वे अपनी छोटी सेना के साथ बड़ी मुगल और अन्य शक्तियों को मात दे सके। उन्होंने पश्चिमी घाटों के पहाड़ी और जंगली इलाकों का बखूबी इस्तेमाल किया था। तो गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध जो उनका था शिवाजी का, वो
इसको यूज किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था से पूछा था। अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर था। बी आपका था किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। वैश्वीकरण का मतलब राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, आर पार वस्तुओं की सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और लोगों के मुक्त आवागमन, लोगों के मुक्त आवागमन यानी फ्री मूवमेंट से है, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ जाती है और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड भी हो जाती है। तो आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका खेल से है। स्पोर्ट्स डे के रूप में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। यह हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी माना जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस दिन का लक्ष्य खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना और युवाओं को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इसी दिन राष्ट्रपति भवन में खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, और अर्जुन पुरस्कार जो है जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा देखना है, इस दिन जो राष्ट्रपति भवन में खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, तो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो ये सभी पुरस्कार आपको 29 अगस्त को ही दिया जाता है। 29 अगस्त को ही दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था 2021 में आयोजित 74वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? हु कंडक्टेड द 74th सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप हेल्ड इन 2021? एक्वेटिक मतलब जलीय जीव होता है ना। तो आपका एक्वेटिक मतलब जल में, तो आपका SFI था, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। अक्टूबर 2021 में बंगलुरु में आयोजित 74वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिस्ट चैंपियनशिप का आयोजन स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कर्नाटक स्विमिंग एसोसिएशन के सहयोग से किया गया। इसका प्रायोजक यह चैंपियनशिप का मुख्य रूप से ग्लेनमार्क द्वारा प्रायोजित किया गया था, इसलिए इसे 74वीं ग्लेनमार्क सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप के भी नाम से जाना जाता है। प्रतियोगिता हुआ था बेंगलुरु के बसावन गुडी एक्वेटिक सेंटर BSC द्वारा आयोजित किया गया था, और यह चैंपियनशिप कर्नाटक ने समग्र यानी ओवरऑल टीम चैंपियनशिप जीती। तो कर्नाटक की टीम यहाँ विजेता रही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था इन द 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR बाई द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हाट इज द इंडियाज रैंक एंड कैटेगरी इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? तो कह रहा संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP द्वारा जारी 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक और श्रेणी क्या थी? तो भारत की रैंक 130वीं थी। मध्यम मानव विकास में भारत 193 देश, यहाँ 193 देश आपका भाग लिया था। ऑप्शन बी ऑप्शन के हिसाब से राइट हो जाएगा। 193 देशों में 130वें स्थान पर भारत था। इसे मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा है, हालांकि इसमें सुधार हुआ है। यह रिपोर्ट AI के युग में मानव विकास के प्रावधानों पर केंद्रित है और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, शिक्षा माने स्कूली शिक्षा के वर्ष, और आय का मतलब प्रति व्यक्ति GNI के आधार पर रैंकिंग देती है आपका ये रिपोर्ट, जो आपका जारी करती है HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था हरित क्रांति के दौरान भारत में मुख्य रूप से किन फसलों के लिए उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी मेरे भाई,
गेहूं और चावल। हरित क्रांति मोटे अनाजों के लिए ज़्यादातर ध्यान में रखते हुए चलाया गया था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था और इसके लिए गेहूं और चावल जैसी मुख्य फसलों की पैदावार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें आधुनिक तकनीक और HYV बीज भी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नमस्ते नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है मेरे भाई। सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स। नमस्ते का पूरा प्लान नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए कार्य। यह योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों यानी सफाई कर्मचारियों और कचरा बीनने वालों के लिए है जो सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई जैसे जोखिम भरे कार्य करते हैं, ताकि उनका सम्मान, सुरक्षा और बेहतर आर्थिक स्थिति सुनिश्चित हो सके। तो इन्हीं लोगों से संबंधित है नमस्ते स्कीम आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, होला मोहल्ला। होला मोहल्ला मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है सिखों के सैन्य कौशल और वीरता का प्रदर्शन करना, टू डिस्प्ले द मैरिटल स्किल्स एंड ब्रेवरी ऑफ सिख्स। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। गुरु गोविंद सिंह ने 1710 में इसकी शुरुआत करी थी। सिखों का योद्धा, संत सिपाही सिखों का योद्धा बनाना, ताकि वे धार्मिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर मजबूत रहे। आनंदपुरी साहिब में निहंग सिख पारंपरिक वेशभूषा में घुड़सवारी, तलवारबाजी जिसको गतका भी बोलते थे, और भाला फेंक जैसे करतब दिखाते थे, जो नकली युद्धों के रूप में होते थे। एक तरह से ट्रेनिंग दिया जाता था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, द क्वीन ऑफ जैस्मिन कंट्री। द क्वीन ऑफ जैस्मिन कंट्री 9वीं शताब्दी की प्रसिद्ध तमिल कवि संत आंदाल के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास है आपका द क्वीन ऑफ कंट्री। मतलब क्वेश्चन था कि 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध तमिल कवि संत अंडाल जो थी, अंडाल या आंदाल के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास का क्या नाम था? तो ये आपका नाम था द क्वीन ऑफ जैस्मिन। लेखिका, इस उपन्यास की लेखिका शरण्या मणिवत्रन, जिसका प्रकाशन 2018 में हुआ था। विषय क्या था? तो यह उपन्यास आंदाल के युवावस्था के सफर को दर्शाता है, जो उन्हें कोधई के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक संदर्भ था इसकी कहानी 9वीं शताब्दी के पुदुवई, जो वर्तमान श्री बल्लीपुतूर तमिलनाडु में है, में सेट है, जहां कोधई अपने दत्तक पिता विष्णु चितन यानी पेरियावर के संरक्षण में पली बढ़ी। ये आंदाल आपका ये अविवाहित कन्या थी, जो क्या थी, जिनको क्या बोला जाता था? अविवाहित कन्या को अमाजू बोला जाता था। ये अमाजू स्त्री में आती थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिया राय। जिया राय बनी है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जिया राय यह 16 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल को 12 घंटे 24 मिनट में पार किया। जिया को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और बहादुरी से इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इससे पहले उन्होंने श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक, जिसको पाक जल डमरू मध्य के अंदर आता है, तैरकर उसमें भी ये रिकॉर्ड बनाई है जिया राय। महज 16 साल की उम्र में रिकॉर्ड इनके नाम है। 12 घंटा 24 मिनट में इन्होंने तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर से था। MS एक्सेल में कॉलम बी और कॉलम सी के बीच एक नया कॉलम जोड़ने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराया था मेरे भाई डिटेल्स, उसमें भी था
आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको डिटेल्स जो कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कॉलम सी को चुने, राइट क्लिक करें और इंसर्ट करें तो सी के बगल में आपका नया कॉलम एडजस्ट हो जाता है, बी और सी के बीच में नया कॉलम एडजस्ट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द क्वीन ऑफ अंडाल तो हो गया, वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि द क्वीन ऑफ जैस्मिन कंट्री 9वीं शताब्दी के किस कवि संत के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो अंडाल, अंडाल भी बोले थे और अंडाल भी लिखा हुआ है, तो अंडाल या कोधे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मेरे भाई, सीमा शुल्क कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, विथ विच इंडियन स्टेट इज द फोक डांस 13 ताली primarily associated and what is the main instrument used। लोक नृत्य 13 ताली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है और इसमें मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 13 ताली आपका राजस्थान का आपका नृत्य है, राजस्थान से संबंधित है। और मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंजीरा बोला जाता है छोटे पीतल की झांझ, जिसको झाल भी बोला जाता है, ये मंजीरा हो जाता है। झाल अलग है, झांझ ये अलग है। ये आपका 13 ताली मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है और यह पुरुष इसमें गायक भाग लेते हैं, जिसे नर्तकी अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में बांधकर लयबद्ध तरीके से बजाती है। साथ ही पुरुष गायक गाते हैं और तंदूरा, पखावज, ढोलक, सारंगी, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है। ये मुख्य रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। ये डांस किया जाता है कामड़ जनजाति के द्वारा, पुरुष इसमें अक्सर गाते हैं, महिलाएं डांस करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका मैथ से क्वेश्चन था। मार्क प्राइस 800 दिया, यदि दुकानदार इसे 5% डिस्काउंट पे देता है तो छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तुच्छा सा क्वेश्चन मेरे भाई, 800 है, 5% डिस्काउंट कर रहा है तो 95% में दे रहा है। कहानी खत्म कीजिए। 8 पंचे 40 के 0 और 9 8 72 4 76, कहानी खत्म। आपका 760 ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, मैच द फॉलोइंग इनर्जी हाउसेज ऊर्जा संयंत्र को किस राज्य से संबंधित है, मिलाना है। तो आपका ऑप्शन पूगा जो है, पूगा आपका लद्दाख में है, पूगा आपका लद्दाख में है। तत्तापानी का हो जाएगा छत्तीसगढ़। फिर आपका है ओंकेश्वर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और बच गया जलगांव, आपका जलगांव महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। कुछ भूतापीय संयंत्र जो है और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, उसको भी थोड़ा देख लीजिए, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछा जाए। पुग्गा घाटी आपका लद्दाख में है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, ततापानी छत्तीसगढ़ में है, तपोवन उत्तराखंड में है, सूरजकुंड झारखंड में है और चुमाथांग लद्दाख में है और कैम्बे गैब्रोन गुजरात में है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट था, इसे भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। और इसमें मालदीव ऑप्शन दिया है तो नहीं है, पूछा है नहीं है तो नहीं है, आपका मालदीव हो जाएगा मेरे भाई, मालदीव्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसका देख लेते हैं एक चीज और। इसका बिम्स्टेक अस्तित्व में आया था, मतलब इसका स्थापना हुआ था 6 जून 1997 को। चलिए ये भी थोड़ा याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति, ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। गेहूं और चावल मोटे अनाजों से संबंधित था, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा था, HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी,
HTTPS और HTTP एक इनक्रिप्टेड सुरक्षित और सुरक्षित संस्करण है। जो HTTPS हो गया वो आपका सुरक्षित संस्करण है। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। NADA नाडा का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है और यह किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है? तो नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। इसका कार्य है, सबसे पहले यह देखेंगे कि यह युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित है, भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य भारत में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के नियमों के अनुसार डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को लगाम करना और निगरानी करना, एथलीटों को जागरूक करना, ये इसका काम है। चलिए, तो यहां तक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास तक मिल पाया था मेरे भाई, और वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। इससे क्या होगा कि आने वाले शिफ्टों में जो आपका क्वेश्चन रिपीट होगा वो आपको यहां से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए, धन्यवाद मेरे भाई। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।